आज का टॉपिक है बिहार की नदियाँ। ये बिहार का मानचित्र दिया हुआ है जिसमें आज हम बिहार में उपस्थित प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे। अभी क्या होता है, बिहार को नदियों का एक जाल के रूप में माना जाता है। ये गंगा नदी है जो बिहार को दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी बिहार कहलाता है जबकि निचला हिस्सा दक्षिणी बिहार कहलाता है। गंगा नदी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, जबकि बिहार में इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 445 किलोमीटर लंबी होती है। और ये एक ऐसी नदी है जो जिस पर बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी निर्भर करती है अपनी जीविकोपार्जन के लिए। तो गंगा नदी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है बिहार के जनजीवन को संतुलित करने के लिए। अभी हम क्या देखते हैं, बिहार के ऊपरी हिस्से से हिमालय का पर्वत श्रृंखला लगा होता है जबकि निचला हिस्सा झारखंड के कारण पठारी इलाका होता है। ये पठारी हिस्सा होता है। उत्तरी बिहार में वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण ऊपर के हिस्से में जो भी नदियाँ होती हैं वह सालों भर जलमग्न होती हैं, उनमें सालों भर पानी होता है। सालों भर पानी होने के कारण ये नदियाँ बाढ़ लाती हैं, तो उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है। जबकि दक्षिणी बिहार की बात की जाए तो यहाँ पे पठार होने के कारण यहाँ की नदियों में सालों भर पानी नहीं होता है। ये नदियाँ बरसात के मौसम में जलमग्न होती हैं, उसके बाद फिर इन नदियों में सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस दक्षिणी बिहार के हिस्से में लोग सूखे की मार झेलते हैं। अभी बिहार की नदियों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में इसकी नदियों को बांटा जाता है। एक भाग कहलाता है हिमालयन नदियाँ। हिमालयन नदियाँ जो ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर लुढ़कती हैं। दूसरे भाग को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। प्रायद्वीपीयन नदियाँ, इसी को पठारी नदियों के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदी बोले या पठारी नदियाँ बोले, दोनों एक ही है। अब बिहार के मानचित्र की बात की जाए ना तो बिहार का जो नक्शा होता है वो इस आकृति का होता है। मतलब बिहार का दोनों जो सिरा होता है ये ऊपर की ओर उठा होता है और बीच वाला हिस्सा धंसा हुआ होता है। ये इस आकृति का बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा धंसा हुआ और दोनों किनारा उठा हुआ होता है, जिसके कारण दक्षिणी ओर और उत्तरी ओर दोनों ओर से आने वाली नदियां लुढ़कती हुई गंगा नदी में समायोजित हो जाती हैं। ये दोनों तरफ से जो नदियां आती हैं वो गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी नदी बिहार में मुख्य रूप से गंगा नदी से आकर मिलती हैं। तो हम बात करें, यहाँ से एक नदी आती है, एक नदी जो यूपी और बिहार को सीमावर्ती भागों में बांटती हुई बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है गंगा नदी से, जिसका नाम है घाघरा। इस नदी को घाघरा नदी कहा गया है, जो यूपी से होते हुए आती है, हिमालयन नदी है और सारण जिले में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। चूंकि यूपी में इसका नाम सरयू भी बोला जाता है और इसे घाघरा बोले या घग्घर के नाम से भी ये नदी प्रचलित है। जो ये कुछ दूरी तक यूपी और बिहार को सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है। अब दूसरी नदी चंपारण, यहाँ पश्चिमी चंपारण होता है, तो पश्चिमी चंपारण से होते हुए एक नदी बिहार में प्रवेश करती है जो बिहार को यूपी और बिहार में फिर ये भी सीमावर्ती कुछ दूरी तक सीमा बनाती हुई बिहार में आती है, जिसको गंडक के नाम से जाना जाता है। गंडक। अब ये पश्चिमी चंपारण से होते हुए पहलेजा घाट पे आके गंगा नदी में आकर मिल जाती है। फिर एक नदी की बात की जाए, एक और नदी जो पश्चिमी चंपारण से ही निकलती है, जिसको बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। ये बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक। ये दोनों नदियां चंपारण के डिस्ट्रिक्ट से होते हुए तब बिहार में प्रवेश करके गंगा नदी में आकर मिल जाती है। एक और नदी जो होता है जिसको हम लोग बागमती कहते हैं, ये बागमती नदी है जो आगे चलकर कोसी नदी में मिलकर तब जाके गंगा नदी में प्रवेश करती हैं। ये पहले आके कोसी में मिल जाती हैं और उसके बाद गंगा नदी में आकर समायोजित हो जाती हैं। ये हो गई कोसी।
और ये बागमती। इन दोनों के बीच एक छोटी सी नदी पाई जाती है जिसको कमला कहते हैं। ये कमला नदी जो कोसी से होते हुए फिर गंगा नदी में आकर प्रवेश करती है, ये हो गई कमला। और बिहार के अंत में जो पूर्वी वाला हिस्सा होता है, उत्तर पूर्वी हिस्सा, इसमें एक नदी है जिसको हम लोग महानंदा के नाम से जाना जाता है। हम लोग महानंदा के नाम से इसको जानते हैं, महानंदा। और बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां भी बहुत सारी हैं, ठीक। लेकिन मुख्य रूप से ये सारी नदियां हैं जो उत्तरी बिहार में अपना प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इन्हीं के कारण बाढ़ की समस्या भी बढ़ती है और इनमें सालों भर बारिश होता है। अब यहाँ से क्या होता है, एक क्वेश्चन निकलता है क्या कि बिहार के सबसे पूर्वी सीमा में, सबसे पूरब के, उत्तर पूरब के एरिया में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो वो महानंदा है। और बिहार में कोसी नदी का अहम भूमिका है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये ऊपर से बहुत तेजी से नीचे की ओर ढलती हैं और अपनी रफ्तार तेज होने के कारण ये अपने पथ में बहुत ज़्यादा विचलन पैदा करती है, जिसके कारण ये बिहार में उत्तरी बिहार में बाढ़ लाने का सबसे प्रमुख कारण बन जाती है। कोसी की रफ्तार बहुत तेजी से ऊपर से नीचे की ओर उतरती है और बाढ़ लाने का कारण ये एक अहम हिस्सा है जहां बाढ़ आता है। अभी ये उत्तरी बिहार की बात की है हम लोग। अब हम बात करते हैं दक्षिणी बिहार की, जिसमें इस इलाके में, दक्षिणी बिहार में बारिश की मात्रा कम होने के कारण सालों भर नदियों में सालों भर पानी नहीं हो पाता है, तो ये सूखा एरिया है, सुखाड़ ग्रसित होता है। इधर से एक नदी, पहली नदी की बात करें तो यहाँ से एक नदी होते हुए जो बिहार को सीमावर्ती इलाके में, मतलब यूपी और बिहार को बांटती हुई, यूपी और बिहार के बीच सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है। ये बिहार में प्रवेश कर गई, जिसको कहते हैं हम लोग कर्मनाशा के नाम से जानते हैं। ये अमरकंटक से होकर आती है, कर्मनाशा। ये अमरकंटक से होकर आती है और बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आकर मिल जाती है। ये घाघरा नदी है जो यूपी से होते हुए आई और सारण डिस्ट्रिक्ट में आके मिल गई, जबकि ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट में आकर ये मिल जाती हैं, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। अभी क्या होता है, कर्मनाशा का नाम कर्मनाशा क्यों पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रकार से गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार से कर्मनाशा जो नदी है, इसमें स्नान करने से कर्म का नाश हो जाता है। इसी कारण से इस नदी का नाम कर्मनाशा पड़ गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या निकलता है, बिहार के क्वेश्चन में नदियों से एक क्वेश्चन निकलता है, क्या ऐसी कौन कौन सी नदी है जो यूपी और बिहार को सीमावर्ती इलाके से बांटती है। तभी आपने देखा था एक घग्गर नदी, ऊपर के हिस्से से घग्गर और गंडक, ये दोनों नदियां ऊपर के हिस्से से और नीचे के हिस्से से कर्मनाशा नदी, ये तीनों नदियां बिहार और यूपी को सीमा बनाती हुई अलग करती हैं। कुछ दूरी पर गंगा भी, ये गंगा कुछ दूरी पर यूपी और बिहार में सीमा बनाती हैं, तो गंगा भी हो गई। तो मतलब 4 नदियों को हम लोग देखें, एक गंगा, घाघरा, गंडक और कर्मनाशा, ये चारों नदियां यूपी और बिहार को सीमावर्ती इलाके से बांटती हुई तब बिहार में प्रवेश करती हैं। अगली नदी है जो एमपी से होकर आती है, मध्य प्रदेश से होकर आती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी मध्य प्रदेश से होकर आती है और बिहार में प्रवेश करती है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, इसको सोन नदी के नाम से जाना जाता है। और बिहार में पटना के समीप दानापुर नाम का एक जगह है जहाँ पे ये गंगा में आकर मिल जाती है। तो ये हो गया सोन नदी और ये हो गया गंडक नदी, और इन दोनों के बीच में पटना शहर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे सोन और गंडक के संगम स्थल पर पटना शहर बसा हुआ है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है कि पटना शहर किस नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो ये गंगा के किनारे सोन और गंडक के संगम पे बसा हुआ है। एक तरफ से सोन है, एक तरफ से गंडक है, और ये गंगा नदी हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, एक नदी और एमपी से ही होके आती है। सोन नदी एमपी से होके आया, एमपी से ही एक और नदी होके आती है जो पटना के समीप ही फतुहा में गंगा में आकर समायोजित हो जाती है, मतलब गंगा में आकर मिल जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पुनपुन नदी। ये गंगा में आकर
फतुहा में आकर गंगा से मिलती है। अभी अगली नदी के ये इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। और भी कुछ नदियां हैं, जैसे कि एक नदी है फल्गु नदी, ये हो गई फल्गु नदी। फल्गु नदी के बारे में आप सुने होंगे, ये बोध गया की ओर प्रवाहित होती है, बोध गया के इलाके से ये प्रवाहित होती है। इसी नदी के किनारे बैठकर भगवान बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। फल्गु नदी, जिसके एक धारा को निरंजना भी कहते हैं। इसी प्रकार से नीचे की कुछ नदियां हैं, जैसे कि एक नदी है क्यूल नदी, एक नदी है अजय नदी। इस प्रकार से छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो दक्षिणी इलाके में प्रवाहित होती है। तो ये बिहार की कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनकी अहम भूमिका है बिहार के जीविकोपार्जन में। तो ऊपर वाले हिस्से में हमेशा बाढ़ होता है, क्योंकि बारिश की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इन सारी नदियों में सालों भर पानी जमा होता है। नीचे वाले हिस्से में पठारी हिस्सा होने के कारण सालों भर पानी नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये इलाका सूखा ग्रसित होता है। तो इस प्रकार से इस मानचित्र से बिहार के नदियों से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ये पिक्चर समझ में आया होगा। ऊपर हिमालय का इलाका होता है, नीचे झारखंड का क्षेत्र है। आप जानते होंगे पश्चिम की ओर उत्तर पड़ता है, और पूरब की ओर बिहार के पूरब की ओर बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल होता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको बिहार की नदियाँ समझ में आई होंगी। चलिए, टेक केयर।